नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत में क्या अंतर संबंध है, इस पर लगातार शोध हो रहे हैं और इस पर न जाने कितने लेख भी लिखे जा चुके हैं। हमने भी इस वीडियो से पूर्व कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज का वीडियो भी इन्हीं दो सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच अंतर संबंध स्थापित करने से संबंधित है। हमने इसके पहले भी आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया था और हमने यह बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पाई लोग ही अंततः वो आर्य थे या वैदिक जन थे। आज भी हम इसी संदर्भ में आपके समक्ष अपनी बातें रखेंगे, एक विश्लेषण किया जाएगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। इस वीडियो को शब्द शब्द सुनिएगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके सामने एक रेखा चित्र के माध्यम से एक विश्लेषण भी देंगे और यह सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी कि हड़प्पाई ही वैदिक आर्य थे। तो हमने भी इस पर काफ़ी पढ़ा है और अभी हाल में जो जैसलमेर के मोहनगढ़ में सरस्वती नदी का प्राकट्य हुआ है, जैसा कि कहा जा रहा है, उसको इससे संबंधित किया जाएगा, संबद्ध किया जाएगा। तो अब जैसे जो शोध कह रहे हैं और लगभग विचारधारा इस पर बन भी रही है और हमारे इतिहासकार भी सहमत हो रहे हैं, लगभग सहमत हो रहे हैं। बहुत सारे भारतीय इतिहासकार अब तो साफ साफ लिख भी रहे हैं कि हड़प्पाई ही वैदिक आर्य थे। तो इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष अपना एक विश्लेषण रखेंगे। और विश्लेषण रखने से पहले एक चीज़ कि जो वैदिक हमारी संस्कृत है उसका आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेख है हम उसकी गूढ़ता में या उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ नदियों का नाम यहाँ लिया जाएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक जिस नदी का उल्लेख है वह है सिंधु। सिंधु का काफ़ी उल्लेख है और फिर सरस्वती नदी का भी उल्लेख है। आप जरा तुलना कीजिए कि आगे उत्तर भारत में गंगा का प्रवाह है, गंगा का प्रवाह है और इस आज की डेट में तो गंगा भारत की एक तरफ से सबसे पवित्र नदी और राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दी गई है। तो गंगा का प्रवाह आगे है। यहाँ सिर्फ हड़प्पा और वैदिक संस्कृत से तुलना करने की बात है। तो गंगा का एक तरफ से ऋग्वेद में नाम कम आता है इन कंपैरिजन सिंधु और सरस्वती की। अब अभी आपको रेखाचित्र के माध्यम से हम अपना विश्लेषण आपको दिखाते हैं। सिंधु नदी का बार बार उल्लेख है। अगर आर्य बाहर से आते तो जहां से आए वहां का उल्लेख करते और जहां आए हैं उस जगह का ज्यादा उल्लेख करते। तो जहां हैं, जहां से इनकी संस्कृत का विस्तार आगे बढ़ेगा वह सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र है, लेकिन उस ऋग्वेद में सिंधु का नाम बहुत ज्यादा है। तो यही सिद्ध कर दे रहा है कि वो आर्य जन जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहे होंगे या सरस्वती नदी के आसपास जिनका बसाव शुरू हुआ होगा, तो सिद्ध हो जा रहा है कि वो सैंधव क्षेत्र के निवासी ही थे जो बाढ़ या प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। तो ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी ही सिद्ध कर दे रही है। मोहनगढ़ की जो घटना है वह यह दिखा दे रही है कि सरस्वती नदी का अंतर प्रवाह है। 11वीं सदी तक सरस्वती नदी का प्रवाह भारत में था, लेकिन टेक्टोनिक घटना के कारण वह नदी लुप्त हो गई। आज उस प्रवाह ने, उस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि आज भी सरस्वती नदी आंतरिक रूप से बहती है। हमने इसके ठीक पहले एक वीडियो प्रस्तुत किया था, आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताने की कोशिश की थी कि सतलज नदी पहले सिंधु में नहीं वरन वो सरस्वती नदी में आके मिलती थी और फिर सतलज और सरस्वती का प्रवाह अरब सागर तक जाता था। आप समझ सकते हैं। और सबसे खास बात, सिंधु से भी कहीं बड़ा क्षेत्र, बड़ा बेसिन सरस्वती नदी का हुआ करता था और ये थोड़ा ऊंचाई का क्षेत्र था। आप अभी विश्लेषण में देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सैंधव सभ्यता थी, उसका विस्तार भारत के क्षेत्र में जहाँ है वहीं आगे चलकर वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। तो धीरे धीरे वही लोग ऊपर की तरफ चलते चले गए होंगे और भी पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ विस्तार हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ और मुझे लगता है इसको इतिहास सिद्ध कर देगा तो बड़ी खुशी होगी कि संसार में मानव सभ्यता का प्रसार इसी सैंधव क्षेत्र से हुआ है, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता हो और चाहे यूरोप की अन्य सभ्यताएं, चाहे मिस्री सभ्यता। ये सिद्ध होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। सैंधव क्षेत्र ही सबसे पुराना क्षेत्र है। ये मूलतः ये आर्यजन का क्षेत्र है और यही लोग ऊपर आके बसे। और जब हमारे पास लेखन आ गया, जब ऋग्वेद आ गया, तो हम उनको आर्य कहने लगे, लेकिन इसके पहले की लिपि हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए पर्दा नहीं उठ पा रहा। लिपि ज्ञात होगी तो आर्य
वैदिक शब्द आएगा, हमको पक्का विश्वास उसमें आएगा। तो हम इस संदर्भ में एक विश्लेषण देखते हैं, फिर आप इसको देखिएगा गहराई से और मूल्यांकन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम एक विश्लेषण देखते हैं। आप यहाँ देखिए, ये सरस्वती नदी का यहाँ उद्गम दिखाया जा रहा है। कभी यह सरस्वती नदी नाम से ही जानी जाती थी, आज इन्हें घग्गर नाम से जाना जाता है। इसके ठीक पहले के वीडियो में हमने पूरा विवरण दिया है। सरस्वती नदी या इस समय जो घग्गर नदी है, इनका उद्गम शिवालिक यहाँ अम्बाला में शिवालिक क्षेत्र से है। आगे कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र करनाल क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। फिर आगे इनको घग्गर कहा जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद ये पुनः लुप्त हो जाती हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो डॉट डॉट दिखाया जा रहा है, ये पूरा इनका लुप्त क्षेत्र दिखाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ सतलज नदी का प्रवाह दिखाया जा रहा है। सतलज नदी कभी आके इसी सरस्वती में मिलती थी, लेकिन टेक्टोनिक घटना हुई, सतलज का प्रवाह इधर चला गया, सिंधु में मिल गया और पूरा का पूरा ये सरस्वती बेसिन अदृश्य हो गया, जैसा कि दिखाया जा रहा है। अब देखिए, जैसलमेर यही मोहनगढ़ के आसपास अभी हाल में एक घटना घटी है कि तेज आंतरिक जल प्रवाह बहुत तेज बाहर निकला है और तेज धार निकली है और काफी क्षेत्रों में पानी भर गया है। तो निश्चित रूप से अंदर बहुत तेज प्रवाह होगा, तभी ऐसी घटना घट सकती है। तो वो सिद्ध कर दे रहा है कि आंतरिक स्तर पर एक नदी का प्रवाह है और कोई नदी नहीं, वरन वो सरस्वती नदी ही है। जहां तक ये नदी आज घग्गर के रूप में दिखती हैं, वहां तक तो घग्गर कहा जाता है। आगे इनको हरका कहा जाता था। हरका शब्द आया भी है, हरका शब्द बार बार आया है। तो हरका आगे हरका, तो घग्गर हरका मिला के सरस्वती। और आगे चल के देखिए, अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो हमने बहुत कम क्षेत्र दर्शाया है, लेकिन जहाँ सरस्वती नदी का क्षेत्र दिखाया जा रहा है, यहाँ देखिए मांडा, सिंधु के इधर सतलज के पास हड़प्पा, यहाँ सिंधु के पश्चिम मोहनजोदड़ो दिखाया जा रहा है, यहाँ धौलावीरा, यहाँ कालीबंगा, बनमाली, भगवानपुरा, रोपण, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, सारे के सारे क्षेत्र दर्शाए जा रहे हैं यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि जो सरस्वती नदी का क्षेत्र है, यही कभी हड़प्पा क्षेत्र या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खास क्षेत्र भी थे। और आगे जब आर्य संस्कृति आई, आर्य संस्कृति के भी अधिकांश क्षेत्र इसी क्षेत्र में विस्तृत पाए जाते हैं। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है, सिंधु बार बार, तो सिंधु बेसिन में इधर से मिला के इस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता का विस्तार था ही था, लेकिन इस क्षेत्र में भी पर्याप्त था। आगे यह थोड़ा ऊंचाई का क्षेत्र पड़ता है। आगे जब यहाँ बाढ़ और बाकी अन्य ऐसे प्रतिकूल स्थिति आई और लोग इधर उधर माइग्रेट करने लगे, तो इनका एक बहुत बड़ा वर्ग या बहुत बड़ा समूह यहाँ आके निवास करने लगा। यह चूंकि नगरीय सभ्यता थी, ऊंचाई के क्षेत्र में आएंगे तो आज के डेट में टेंट डाला जाता है। उस समय ये लोग थोड़ा ऐसे टोले में यहाँ निवास किए, धीरे धीरे व्यवस्थित हो गए। तो इनको हम वैदिक हम जन कहेंगे ही कहेंगे। तो इसे देखने के बाद पूरी की पूरी सभ्यता को देखने, पूरी के पूरे रेखा चित्र को देखने के बाद यह तो सिद्ध हो ही जा रहा है कि हड़प्पाई ही अंततः वैदिक आर्य थे, वही आर्य थे और फिर भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। तो हमें विश्वास है कि आपको यह रेखा चित्र जरूर अच्छा लगा होगा। जैसा कि आपने विश्लेषण देखा, आपको अच्छा लगा होगा और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। हम चाहेंगे कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो हम ये इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।